हमारे साथ रविकांत भारती भाई मौजूद हैं, युवा भी हैं, युवाओं के लीडर भी हैं। रविकांत भारती भाई, आपको क्या लगता है फैसला युवाओं के हक में है, जैसा कि मोहम्मद अली शाह कह रहे हैं? आपकी आवाज बंद है रवि भाई। जी। 1-2 मिनट मैं इनको जवाब दूंगा और 1-2 मिनट उसके बाद अपने बातों को रखूंगा। जो मेजर साहब ने कहा, इस बात से मैं बहुत ही ताल्लुक रखता हूं कि सिंगापुर और इन्होंने इजराइल जैसे देश में बताया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि डिसिप्लिन आता है रूल ऑफ लॉ से, और रूल ऑफ लॉ जिस देश में नहीं रहता, उस देश के लोग जो है वो लोग डिसिप्लिन से बाहर चले जाते हैं। वहां क्राइम, वहां बलात्कार, वहां जो है कोई उद्योगपति अपना पैसा निवेश करने से डरता है कि अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो सरकार कल को कोई ऐसा कानून पारित कर देगा जिसके तहत मुझको पूरी तरह से लपेट लेगा। तो सिंगापुर में देखा जाए तो सिंगापुर का रूल ऑफ लॉ, वहां का सरकार जो है मेजर 2 कार्य पे बहुत ज्यादा बजट देती है। एक है सुरक्षा, दूसरा न्याय। ठीक है। और सरकार का ये प्रथम कार्य है सुरक्षा और न्याय। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था एक समय, मुझे याद है, उन्होंने कहा था मिलिट्री को प्राइवेट किया जा सकता है। मिल्टन फ्रीडमैन अमेरिका के बहुत बड़े जो है। तो देखिए, जिस देश में रूल ऑफ लॉ रहता है, जिस देश का इकोनॉमी फ्री मार्केट पे चलता है, उस देश में प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा रहता है। जो सिंगापुर 1970 में, मैं बता दूं, जब ली कुआन यू वहां के प्रधानमंत्री 1970 में पहली बार बने, तो देखिए सिंगापुर में वो खड़ा होकर बंदा कह रहा है कि सिंगापुर के कुछ लोग प्रॉफिट को गंदा कह रहे हैं, और जब सिंगापुर प्रॉफिट को गंदा कहेगा तो सिंगापुर मर जाएगा। लेकिन भारत में 1970 में जवाहरलाल नेहरू भारत के इसमें सांसद में खड़ा होकर बोल रहे हैं। उनका भी अगर आप सुनेंगे तो वो कह रहे हैं प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। प्रॉफिट, तो देखिए, जो लोग, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग लिखते हैं शुभ लाभ। तो याद रखिए, जहां न्याय और सुरक्षा होती है वहां पे फ्री मार्केट होता है, और लाभ जो है, जो लोग अगर करते हैं तो उससे धन का उपार्जन होता है, और उससे व्यक्ति और समाज में समृद्धि आती है। लेकिन भारत की बात करें, मोदी जी बहुत दिनों से वो बाहर गए कि भाई हमारा बाहर का एफडीआई निवेश आया क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि बाहर का पूंजीपति जानता है कि मैं निवेश तो कर दूंगा, लेकिन यह रूल ऑफ लॉ नहीं है। कल को कोई माफिया आके कारखाना बंद करवा दे, कल को कोई सरकार ही कानून बदल के और जो है उसके ऊपर नकेल कस दे। तो अभी जो आते हैं, बात करते हैं अग्निपथ पे। यह जो आया है, इस चीज से मैं पूर्ण रूप से असहमत हूं, क्योंकि ये 4 साल में 12 लाख रुपए एज ए सैलरी, और उसके बाद 12 लाख रुपए रिटायरमेंट होने के बाद मिलेगा। ये हो गया 24 लाख रुपए। अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा कापरी साहब का, कि एक लड़का जो है डिलीवरी देने जा रहा है और दौड़ रहा है। पूछने पे वो कह रहा था कि मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूं। बिहार में क्या होता है कि कोई भी, बिहार में देखिए सूरत जैसा और मुंबई जैसा कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। बिहार के लड़के जो है आर्मी के नौकरी के बल पे अपने माँ, अपने बाप, अपने बीवी, अपने बच्चे को पालते हैं, और इसके लिए वे लोग कितना कड़ी मेहनत करते हैं, अगर आप फील्ड में जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी ये जो 4 साल वाला स्कीम आया है, ये 24 लाख रुपए में तो आजकल कोई अपनी बेटी का शादी जो है ना, उस आर्मी मैन की, उस बंदे की शादी नहीं होगी। दूसरी बात, जो हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं कि ये लोग 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे, हम लोग एजम्पशन किस आधार पे कर रहे हैं? भारत के इकोनॉमी के आधार पे। क्या भारत के इकोनॉमी में अभी सबके हाथ 4-4 जॉब है? मैं आपको दिखा दूंगा ऐसे ऐसे मेहनती लोग जो अपने मेहनत से बहुत आगे वो लोग गए थे, लेकिन सरकार के एक नेता से झगड़ा होने पे उनके 6-6 कारखाने बंद हो गए और वो अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो क्या है कि भारत में बेरोजगारी अगर इनकी नहीं होनी होती तो आज भी नहीं होती। भारत जो है, यहाँ पे बेरोजगारी आज है, इसका मतलब इसका इकोनॉमी पॉलिसी बुरा है, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ न्याय और सुरक्षा जो है बहुत लेट कार्य कर रहा है। तो इन सब में जुडिशियल रिफॉर्म लाने की जरूरत है। देखिए, एक संस्था है, जो संस्था कहता है भारत में लिबरल, उसको संजीव सब लोग चलाते हैं, वो जो है बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर थे। वो कहते हैं कि भारत में पुलिस की सैलरी 2 गुनी और जजों की सैलरी 10 गुनी होनी चाहिए, और तब उनकी अकाउंटेबिलिटी 100% मांगनी चाहिए। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको बता दूं कि अग्निपथ में जेडी बक्सी का बयान आया। जो जेडी बक्सी मूछों वाले हैं, आप पहचानते होंगे शायद। उनका बयान आया कि अब पाकिस्तान और चीन से जो है हमें हरवाने वाले हैं। देखिए, इससे हार जीत की मैं बात नहीं कह रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं कि जो अंधभक्त तबके के लोग थे, जो कल तक जो है रोड पे पथराव होता था तो कहते थे जुम्मे का नमाज, आज तो जुम्मा का दिन नहीं है। लेकिन आज जाइए, देखिए बिहार में, हरियाणा में तो कमिश्नर का जो है पूरा का पूरा ऑफिस घेर लिया गया, गोली चली।
पथराव कहते हैं मुसलमान करता है, तो आज किस तरह से पथराव जगह जगह हर एक प्रदेश में पथराव हुआ है। तो मुझे वही याद आता है, हिटलर की आर्मी जब एक बंदे को पकड़ने आती है तो बंदा कहता है कि जब हिटलर ने यहूदियों को मारा तो मैंने आवाज नहीं उठाया क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर हिटलर की आर्मी ने कम्युनिस्टों को मारा तो मैंने आवाज नहीं उठाया क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर हिटलर की आर्मी ट्रेड यूनियनिस्टों को मारा, ताकि तब भी मैं नहीं आवाज उठाया क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्टों में से नहीं था। आज जो है हिटलर की आर्मी मुझे मारने आई है और मेरे लिए आवाज उठाने वाला कोई बचा नहीं है। कल तक भारत के मुसलमानों को जिस हिसाब से टारगेट किया जा रहा था, बुलडोजर से घर गिरा दिया जा रहा था, किसी को गोली रांची में मार दिया जा रहा था, इस तरह से जो टारगेट किया जा रहा था और पूरा दुनिया मौन था, ये जो है चौकीदार बनने के लिए पूरा हिंदुस्तान रेडी हो गया था 2019 में। और आज जो है आर्मी का जो सैलरी सिक्योरिटी गार्ड के सैलरी के बराबर जब कर दिया है तो इनको तो चौकीदार बना रहा है। जितने अंधभक्त चौकीदार का लेबल बना के घूम रहे थे, इनको तो कम से कम खुश होना चाहिए कि मैं चौकीदार बनने जा रहा हूं। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति के जीवन में उसके खर्चे पानी और उसके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह जो है स्कीम जो है सिर्फ युवाओं को मूर्ख बनाने के लिए है, ताकि बेरोजगार युवा को जनता मूर्ख बनाए रहे। लेकिन ये चीज हुआ नहीं, आज का प्रदर्शन इसको दर्शाता है।